हेलो एवरीवन, वंस अगेन यूर ऑल वेलकम टू एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैट्रिसेस पढ़ने वाले हैं। आपको पता ही है मैट्रिसेस जेई मेन के लिए बहुत इजी चैप्टर है और आसान चैप्टर होने के साथ साथ ये आपका +4 वाला चैप्टर है। इससे जो क्वेश्चन आएगा वो इजी आएगा। मतलब हिस्ट्री है कहती है कि इजी आएगा। अब ये मैं तो कुछ ऐसे मैंने तो क्वेश्चन पेपर बनाया नहीं है। तुम अगर मैं होता तो मैं वैसे इजी क्वेश्चन ही डालता, पर है ना, मैंने पेपर नहीं बनाया। पर मैं ऐसा कहता हूँ कि जनरली ट्रेंड ऐसा कहता है कि इससे इजी चैप्टर आता है, एक स्कोरिंग चैप्टर है। तो ये इसके जो क्वेश्चन है वो बन जाने चाहिए। ओके, तो इसमें आपको +4 एन टाइप का फॉर्मेट बनना चाहिए नंबर का। मतलब कितने मार्क्स अटेंड करे, वेर एन इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन, आपके 4n मार्क्स आने चाहिए। व्हाट आई मीन टू से आपके सारे क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। सीधी सीधी बात है गाइज। उसके बाद मैं ये बोलता हूँ कि यार ये 12th में भी आता है, 12th बोर्ड में भी, और एक बहुत ही अच्छी वेटेज है इसकी, एक हैवी वेटेज रखता है। सिर्फ 2 चैप्टर से काफी काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस से। तो ये जो है, ये भी आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज है, और ये तो ऑब्वियसली एक बहुत ही अच्छी चीज है। ये दोनों अगर आप कर लेते हो, उसके बाद ये मैं थ्योरी तो पूरी एडवांस तक की होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो थ्योरी तो पूरी एडवांस तक की होगी, बट क्वेश्चन जब हम करेंगे तो वो मेन ओरिएंटेड ही करेंगे। इस समय यही जरूरत है कि हम मेन ओरिएंटेड चीजें ज्यादा करें, और उसके बाद जैसे आपका जनवरी अटेम्प्ट हो जाता है उसके बाद एडवांस टाइप की चीजें जरूर आएंगी चैनल पे। ठीक है गाइज, फिलहाल तो हम रिवीजन चेकलिस्ट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले, इट इज यूजफुल इन स्टडी ऑफ साइंस। साइंस में जैसे आप 12th में पढ़ते हो तो यूज होता है। इंजीनियरिंग मैथ में आता है। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का मुझे पता नहीं, ठीक है, आता होगा तभी लिखा है। ओके। चलिए डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं ना, डिटर्मिनेंट सॉरी मैट्रिसेस की। सबसे पहले इसने लिखी है जो लाइन, इसको हटा दिया मैंने, डिटर्मिनेंट की मैंने बात नहीं की। ओके, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सबसे पहले आता है मैट्रिक्स। इट इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम एन नंबर्स। एम एन नंबर्स क्यों लिखा है अभी समझते हैं। इसने क्या लिखा है, ऐसा कुछ मतलब सिस्टम में ऐसे लिखा हो, वो कुछ नंबर्स लिखे हों, ठीक है। मतलब कितने नंबर्स लिखे हैं वो एम एन नंबर्स हैं। वो कैसे आए, क्यों आए, अभी बताता हूँ। सबसे पहले इसका एब्रीविएशन, इसका फॉर्मेट समझते हैं। ए इज इक्वल टू AIJ, है ना। आई बिलोंग्स फ्रॉम वन टू लेकर के M, एंड J 1 to N। देखिए, ध्यान से देखना। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक मैथ लगाते हैं, जो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, अगर आपने PNC पढ़ा है तो उसमें आएगा। पहली बात, आई और जे की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। आई की M वैल्यूज हो सकती हैं और जे की N वैल्यूज हो सकती हैं। तो आई इंटू जे टाइप के नंबर बनेंगे ना, है ना। तो इसलिए MN नंबर बनते हैं। ये तो होगी स्टैंडर्ड बात। दूसरी बात, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये M रोज रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि I डिनोट्स द रो एंड J डिनोट्स द कॉलम नंबर एंड द मैट्रिक्स ऑर्डर की बात करते हैं। ओके, J जो है वो N कॉलम्स रिप्रेजेंट करता है। तो एक चीज N रोज रिप्रेजेंट करती है, दूसरी चीज M रोज रिप्रेजेंट करती है, दूसरी चीज N कॉलम्स रिप्रेजेंट करती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स है, उसमें नंबर्स कितने होंगे, M रोज और N कॉलम्स। देखो, अगर आपके पास 3 रोज हैं और 3 कॉलम है और 4 रो है, तो आपके पास 12 एलिमेंट होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। तो वही कहने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर I रोज और J नंबर ऑफ कॉलम्स है। ओके, तो मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ओके, तो उसको हम बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए इसके MN, और ऑर्डर इज M क्रॉस N। M क्रॉस N इज द ऑर्डर, कि नंबर ऑफ रोज क्रॉस द नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, बेसिकली कहने की बात, अगर यहाँ पर 1 क्रॉस 2 है तो एक रो है और 2 कॉलम है, तो ये A11 और A12 ये मेरा मैट्रिक्स हो जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट चीजें भी वैसे ही चलती हैं। अब आते हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ये तो आपने पढ़ रखा होगा, स्कूल काल में पढ़ रखा होगा। ओके, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आता है रो मैट्रिक्स, जिसमें एक रो हो। तो ये 1 क्रॉस 2 वाला जैसे एक रो मैट्रिक्स है। 1 क्रॉस N वाले जो मैट्रिक्स होते हैं उनमें एक रो होती है, और रो वेक्टर्स डजेंट मैटर। ओके, छोड़ दो ऐसी मतलब फालतू की चीजें भी बहुत सारी लिखी होती हैं, ठीक है। सम टाइम्स
दे आर टू बी इग्नोर्ड। कॉलम मैट्रिक्स में ऑब्वियस सी बात है, एक ही कॉलम में है तो वन कॉलम ओनली, तो इसका और m क्रॉस वन। तो जब भी आपके पास दिया गया हो कि 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है तो वो एक कॉलम मैट्रिक्स है, और जब भी 1 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिफाई करना हो, कई बार क्वेश्चन आ जाए कि आइडेंटिफाई विच काइंड ऑफ मैट्रिक्स, और उसमें ऑप्शंस में दिया हो तो वो हो सकता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं आता है, जस्ट एक नॉलेज बेस्ड चैप्टर है वैसे भी, ठीक है। दिस इज चैप्टर प्योरली बेस्ड ऑन नॉलेज। आपका इसमें बस मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं उसका नॉलेज चेक होता है, और क्वेश्चन आपका इसका ब्लेंड होके आता है किसी और चैप्टर से। मान लो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर से आ जाएगा क्वेश्चन, उसको इसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे, फिर ऐसे ऐसे डिटर्मिनेंट के साथ, तो इसका मतलब भाई भाई बहन वाला नाता होता है ना, जो वही वाला है, ठीक है, वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये वैसे बहुत इजी चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है पूरे मतलब मैथ के सिलेबस में, मतलब वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स है। कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मतलब ब्लेंडिंग अलग अलग टाइप के चैप्टर से होती है इसकी। कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है, तो चलो। जीरो मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्रीज जीरो हो जाए उन्हें जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, जैसे कि ये और ये। अब आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ n इज ग्रेटर देन m। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब कोई हॉरिजॉन्टल चीज कैसी होती है, ऐसी होती है, और वर्टिकल चीज कुछ इस तरीके से होती है ना। तो वर्टिकल मैट्रिक्स में ऐसे होना चाहिए कि नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज। ओके, सिंपल सा लॉजिक है। मतलब ये ऐसे देख लो, वर्टिकल कैसे होती है कोई चीज, हॉरिजॉन्टल कैसे होती है, वही। दिस इज बेसिक बेसिक नॉलेज, कुछ नहीं है, इंग्लिश है सारी, इंग्लिश। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, जिसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सब बराबर हो जाए, मतलब ये कुछ इस तरीके से, हालांकि ये भी थोड़ा सा ऐसे मान लो, चलो रफ सा मान लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब यहाँ पर 3 रो है तो 3 कॉलम है, तो उस स्टेज में उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ज्यादातर बात स्क्वायर मैट्रिक्स की होती है, हमारे काम की बात ज्यादातर स्क्वायर मैट्रिक्स की है, बट हम सारे पढ़ते हैं। अच्छा, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स द पेयर ऑफ एलिमेंट्स aij एंड aji आर नोन एज कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। इसके ऊपर भी बात करते हैं, देखो ध्यान से देखना। अगर मेरे पास ये a11 a12 a13 ऐसे है, a21 a22 a23, अब स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए ना, तो हम यहाँ पर नहीं छोड़ सकते, इसने स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पर्टिकुलरली कोई चीज डिफाइन की है, तो a31 a32 a33 ये आ जाता है। तो यहाँ पर जो a21 है और a22 है ये कॉन्जुगेट एलिमेंट है, a31 और a13 भी कॉन्जुगेट एलिमेंट है, और a32 a23 भी कॉन्जुगेट एलिमेंट है। सबसे कमाल की बात है, ये कॉन्जुगेट एलिमेंट एक तरह से रिफ्लेक्शन देख लो अबाउट द डायगोनल, तो वो कॉन्जुगेट एलिमेंट हो जाते हैं। इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे डायगोनल के रिप्रेजेंटेशन के a21 और a12 ये आर कॉन्जुगेट एलिमेंट, दीज आर कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। ओके, नाउ a11 a12 a13 अप टू a आर नोन एज डायगोनल एलिमेंट्स, ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। इसमें क्या है, ए आई आई टाइप का फॉर्मेट हो तो वो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यानी कि ए मतलब ए एक्स एक्स टाइप का फॉर्मेट होना चाहिए। द लाइन along which the diagonal elements lie is known as the principal or the leading diagonal। अगेन ये वाली देखो, ये ऑब्वियस सी बात है, लाइन along which diagonal elements lie, ये वाली जो है ना, ये होती है सिर्फ जो होती है ना, जो मैट्रिक्स होती है उसमें सिर्फ एक ही डायगोनल होती है, प्रिंसिपल डायगोनल। डायगोनल वैसे तो ये भी है, पर इसमें ए आई 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 वाला फॉर्मेट नहीं बनता है ना, तो ए आई आई वाला फॉर्मेट जो बनता है उसे हम प्रिंसिपल या लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। और हमारी मैट्रिक्स में आप ऐसे ही समझो कि ये इकलौती डायगोनल है, दूसरी डायगोनल का मीनिंग उतना नहीं है, इसके ऊपर बहुत होता है। ये जो है ना, सिग्मा इज इक्वल टू ट्रेस, ये जे एडवांस 2020 के सेकंड पेपर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये हमारे सिलेबस में वैसे तो नहीं है, बट इसको पढ़ा दिया जाता है, और ऐसा नहीं है, मतलब पूछा गया क्वेश्चन 2020 के पेपर में आया हुआ है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि मतलब कोई चीज आउट ऑफ सिलेबस आए, वो चीज सिलेबस में हो, अगर आउट ऑफ सिलेबस मतलब बॉर्डर जैसे पे होती है, और क्योंकि वो बॉर्डर जैसे पे होती है तो हमें बता दिया जाता है कि ये वाली चीज ये है, मतलब वो इंट्रोड्यूस कर दिया था, उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था कि ट्रेसेस, ऐसे लिख दिया था, ट्रेसेस सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स। अब डायगोनल एलिमेंट्स के जिसको नॉलेज नहीं है वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स का सम ऑब्वियसली प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर बात हो रही है, तो दिस इज नोन एज
इसको ऐसे टी आर ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं या टी ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एनीवेज इट वर्क्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्क्वायर मैट्रिक्स को ही इसने थोड़ा सा क्लासिफाई करवाया है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में सबसे पहले ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है और डायगोनल मैट्रिक्स होती है। दो तरह की मैट्रिक्सेस होती हैं। ध्यान से देखें, इसमें मतलब एक क्लासिफिकेशन ट्रायगोनल और भी एक सिंपल आरसी मैट्रिक्स यानी कि रो कॉलम मैट्रिक्स समझ लो, वो तो होती है। मैं इन दोनों की जो डिफरेंशिएशन है उनको हम समझते हैं। डिफरेंशिएशन वो वाला नहीं, मतलब डिफरेंसेस क्या हैं वो समझते हैं। सबसे पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को समझते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब मेरा एक स्क्वायर था, उसमें अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बनना चाहिए, तो मतलब लोअर वाला एम्प्टी रहना चाहिए, ये वाला एम्प्टी रहना चाहिए, ये वाला एम्प्टी रहना चाहिए। तो मतलब यहाँ के जो सारे एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए, खाली माने जीरो, ठीक है। तो वो अब ये एम्प्टी हो गया, तो ये हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा यहाँ वाला। ओके, ये याद रखना, बड़े वाला ट्रायंगल अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में ए आई जे और आई ग्रेटर देन जे जीरो होता है, जो कि इन एलिमेंट्स से हमें जस्टिफाई करना है। ये याद रखने का तरीका मैंने बनाया है, मुझे ऐसे याद रखता है तो मैं ऐसे याद रख लेता हूँ। लोअर ट्रायंगल में नीचे वाली साइड ट्रायंगल बनना चाहिए, तो वो नीचे ट्रायंगल बन गया और ऊपर खाली रह गया। ओके, तो ऊपर खाली रखने के लिए जीरो इंट्रोड्यूस कर दिया उधर। एंड एटलीस्ट वन ऑफ दिस, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पर ए आई 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 जे ग्रेटर देन जीरो ही रहने, इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पर भी अगर कहीं पे जीरो इंट्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, तब गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर तीनों जीरो हो गए तो वो इस वाली कैटेगरी में चले जाएगा। अभी समझते हैं, रुक जाओ। इसको तीनों है, ये इस साइड आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाते हैं। अच्छा, इसने इसीलिए लिख दिया कि एटलीस्ट वन ऑफ दीज इज नॉन जीरो। तो ये नॉन जीरो होने से ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब अगर हमसे कभी जिंदगी में कहे कि 1 2 3 4 5 0, क्या ये हमारा एक लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है? आंसर इज यस। और अगर कभी ये कहे 1 0 0 2 3 0 0 0, क्या ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? आंसर इज नो। क्योंकि यहाँ पर तो इधर भी ट्रायंगल बन सकता था, इधर भी ट्रायंगल बन सकता था, बट एक्चुअल में वो एम्प्टी है, तो कहीं पर ट्रायंगल ही नहीं बना। ट्रायंगल नहीं बना, पर वो डायगोनल हाईलाइट हो गया 2 बार, तो इसीलिए आ गया डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स सिंपल है, जिसमें ए आई आई वाले एलिमेंट्स हैं, तो मतलब ए आई जे नॉट इक्वल टू जीरो फॉर आई इक्वल टू जे, एंड ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। मतलब ये दोनों कंस्टिट्यूट कर देते ना पूरा यूनिवर्सल सेट। एक तरह से अगर आप समझे, एक चीज नॉट इक्वल के लिए, एक चीज इक्वल के लिए, तो वो हर एक के लिए वैलिड हो गई। तो इसने वो कर दिया, फॉर आई इक्वल टू जे दिस नॉट इक्वल टू जीरो, एंड फॉर दिस आई इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू जे के लिए ए आई जे जीरो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमने बता ही दिया कि यहाँ पर दोनों इससे एंड्स पे जीरो, और यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे पास ये वाली चीज डायगोनल्स में 1 आना चाहिए और नॉन डायगोनल पे 0 आना चाहिए। दिस इज द कंडीशन। ओके, अब यहाँ पर ये है, जब वो किसी कांस्टेंट के या ए है तो वो स्केलर मैट्रिक्स है। ओके, और जब वो 1 है तो वो स्पेशली यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये याद रखने वाली चीज है। ओके, नेक्स्ट आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस में बात करी कि इफ ए आई जे और बी आई जे आर इक्वल, देन बोथ मस्ट हैव सेम ऑर्डर। ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ईच पेयर ऑफ आई एंड जे। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल टू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ। तो हमें एक्स वाई जेड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट सा रिलेशन है कि कह रहा है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहली बात, ऑर्डर चेक करेंगे, तो ये एक 3x3 है और ये भी 3x3 है, तो वो वेरीफाई हो जाता है। अगर यहीं पे लेट्स से ये नहीं होते, तब ये 2x3 होता, ओ सॉरी, तो ये एक 2x3 होता, फिर ऑर्डर सेम नहीं रहता और हम इक्वालिटी फेल्स लिख लेते हैं। इक्वालिटी फेल्स लिख लो, ऐसे कर लो, ठीक है। बट फिलहाल हम 3x3 के लिए बात करें तो यहाँ पर डी ई एफ इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो अगर ऑर्डर सेम है तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर ए आई वन, या इसको ऐसे लिखो A11 इज इक्वल टू एक्स, और इधर A11 कितना है 1, तो x और 1 x और 1। सिमिलरली y और 2
z और 3, मतलब यहाँ से ऐसा है, इसको और इसको इक्वेट करना है, एलिमेंट्स को इक्वेट करो, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ओके, ये है, चीजें सिंपल है तो इसमें एक्सप्लेनेशन की आई डोंट थिंक कोई जरूरत है। नेक्स्ट आता है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा में सबसे पहले एडिशन ए आई जे प्लस बी आई जे, ठीक है, मतलब इंडिविजुअली, मतलब अगर 1 2 3 4 प्लस 5 6 7 8 है, यहाँ पर 1 + 5 आ जाएगा यानी कि 6 आ जाएगा, 2 + 6 आ जाएगा यानी कि 8 आ जाएगा, 7 + 3 10 आ जाएगा और 4 + 8 12 आ जाएगा। मतलब हमें वही वाला ए आई जे प्लस बी आई जे करना है, और वो ऑब्वियस सी बात है, वो सेम वगैरह होने चाहिए, ए एंड बी आर ऑफ सेम टाइप यानी कि सेम ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 × 2 लिया, यहाँ पर 2 × 2 लिया, अगर यहाँ पर 2 × 3 लेते तो वहां पर एडिशन इज नॉट कंफर्मेबल बोलते हैं, कन्फर्मेबल ऐसे कहते हैं उसे, ठीक है, वो नॉन कन्फर्मेबल हो जाती है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वैसे बोलते हैं, जस्ट फॉर नॉलेज बता दिया। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ये, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। एसोसिएटिव है, सेम टाइप का मतलब सेम ऑर्डर होना चाहिए। और एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है, बेसिकली ये है क्या, हमने बेसिक मतलब नंबर सिस्टम जब हम 4th 5th क्लास में पढ़ते थे तब हम पढ़ते थे एक एडिटिव इनवर्स। ओके, एडिटिव इनवर्स पढ़ते हैं, एक एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ते हैं, एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये 4 चीजें होती हैं जिनको हम मैट्रिक्स में एज अ होल पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हम किसी नंबर को किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि वो वही नंबर रहता है, तो 1 मेरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सिमिलरली मैट्रिक्स में भी आएगी। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, हम किसी नंबर में कुछ जोड़ेंगे तो वो 0 होगा, तो वो ऑब्वियसली उसका नेगेटिव नंबर होगा। ओके, तो वो नेगेटिव नंबर होगा, तो a + b = 0 = b + a, तो a = -b हम कंक्लूड कर सकते हैं इस चीज से। ऑब्वियस सी बात है, a अगर m × n है तो b को भी m × n होना पड़ेगा। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि हमने किसी नंबर 3 में अगर हम 0 ऐड करें तो 3 बचता है, तो मतलब वही नंबर आ जाए वापस, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। तो ये बेसिक नंबर सिस्टम से हमने जो 4 चीजें उठानी है, इनवर्स भी अभी उठाएंगे। इनवर्स आ जाएगा कि हमारा किसी चीज को x को हम किसी 1/x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है, तो वो हमारा 1/x हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो ये हमारी जो 4 चीजें हैं नंबर सिस्टम की, बस उन्हीं को उठाना है और उन्हीं से ही देखना है, ये बस वही है। ओके, अच्छा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब अगर हम ए मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मुझे 2a लिखना हो तो मैं हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो बेसिकली ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 6 8 10 12 14 16 18, वहाँ 2 का टेबल भी रिवाइज हो गया। चलो ठीक है, ऐसे है। तो बेसिकली कहने का मतलब है, अगर मैं इसे ए आई जे से रिप्रेजेंट करता हूँ ए मैट्रिक्स को, तो k टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स को मैं k टाइम्स ऑफ ए आई जे से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ तक तो हमने स्केलर मल्टीप्लीकेशन किया, अब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एक इकलौता जो रूल है वो सेटिस्फाई करता है, दैट इज रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन। सिर्फ रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन इकलौता ऐसा मल्टीप्लिकेशन है जो इसमें सेटिस्फाई करता है, इस चीज का ध्यान रखना। उल्टा करोगे, कुछ नया इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे, आंसर गलत आएगा, नेगेटिव लेके आओगे। सबसे पहले कब मल्टीप्लाई हो सकता है, देखो किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी 2 मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करना है, लेट्स से इसका ऑर्डर m × n और इसका ऑर्डर p × q है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए a भी एग्जिस्ट करना चाहिए। a भी आएगा m × q मैट्रिक्स, ऐसे होता है कि इन इसका और इसका हमारा जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन कि हमारे जो स्टार्टिंग वाले हैं ना वो सेम होने चाहिए कंफर्मेबल बनाने के लिए। ओके, तो ये जैसे यहाँ पर n और n बराबर हो गया, तो हमारा जो ए बी मैट्रिक्स होगा वो यहाँ वाले उल्ट जाएंगे और ये m × p बच जाएगा, m × q बच जाएगा इस केस में, और n = p आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। पर इसमें आप एक ध्यान जरूर दें
कि अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो बी ए जरूरी नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि बी ए अगर हम देखें तो वो पी क्रॉस क्यू टाइम्स एम क्रॉस एन वाला है, तो उसमें क्यू इक्वल टू एम वाली कंडीशन है कि नहीं है, दोनों केस हो सकते हैं। कंसीडरिंग कि नहीं है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए ये कह रहा है कि इफ ए बी एग्जिस्ट बट बी ए डज नॉट, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इन द प्रोडक्ट ए इज नोन एज द प्री फैक्टर एंड बी इज नोन एज द पोस्ट फैक्टर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सिंपल चीजें हैं, मतलब आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार एनसीईआरटी बुक भी रीड करें, रीड, ठीक है। ये सारी चीजें एनसीईआरटी बेसिस पे ही है और क्वेश्चन भी आपका उसी बेसिस पे आता है। सबसे पहले यहाँ पर 1 क्रॉस n का है रो और n क्रॉस 1 का एक कॉलम है, तो 1 क्रॉस 1 का यानी कि ये एक एलिमेंट का मैट्रिक्स बन जाएगा। तो सिंगल एलिमेंट का मैट्रिक्स होगा वो, जिसमें ये एलिमेंट होगा हमारा जिसका वैल्यू है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। इसने कहा इफ a is m क्रॉस n and b is equal to n क्रॉस p then ab is this, मतलब समेशन कर दिया उसका प्रोडक्ट में। लॉजिक समझ आ गया होगा कि a का मल्टीप्लिकेशन b1 से होना चाहिए, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। रो उठा, एक तरफ हमें ऐसे रो उठानी और कॉलम, पहले रो का पहले कॉलम के एलिमेंट के साथ, पहले रो के दूसरे एलिमेंट का दूसरे कॉलम के पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ दूसरे मैट्रिक्स के। तो ये तो स्कूल में पढ़ी होती है और एनसीईआरटी बुक में देख लेना, है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती है। पहली बात, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। जैसे कि हमने बताया कि बी अगर ए बी एग्जिस्ट भी करता है तो बी ए मे और मे नॉट एग्जिस्ट वाला केस है। मे और मे नॉट एग्जिस्ट, व्हाट आई मीन टू से इज, हम ये कह रहे हैं कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, पर ये हमारा एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। पीछे हमने जो एग्जांपल किया उसके हिसाब से हम सोच सकते हैं। और अगर ये एग्जिस्ट करेगा तब ये जरूरी नहीं इक्वल हो। अगर वो किसी एक केस के लिए भी फॉल्स हो जाए ना, अगर कोई भी चीज एक केस के लिए भी फॉल्स हो जाए तो हम उसे एक लॉ नहीं कहते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है। वी कांट कंसीडर इट टू बी ऑलवेज ट्रू, तो वो हमेशा एक लॉ नहीं बन सकता, एक प्रॉपर्टी नहीं बन सकती। तो इसीलिए ये नॉट कम्यूटेटिव वाला केस हमने कंसीडर किया। इसने एक एग्जांपल दिया है, अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं लेट्स से, तो वो 1 1 0 0 और यहाँ पर 1 0 0 0, जैसे कि हमने मैट्रिक्स में देखा 1 का मल्टी इस रो का इस कॉलम के साथ होगा तो 1 इंटू 1, इसका आंसर होगा 1 प्लस 1 इंटू 0। ओके, यहाँ पर किया तो 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। नेक्स्ट इसका किया तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 और लास्ट में 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। तो इससे ए बी बन जाएगा 1 0 0 0 बन जाएगा और बी ए बन जाएगा 1 1 0 0। बी ए को कैलकुलेट करेंगे तो 1 1 0 0 बनेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी ए इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। ये हमारी कंडीशन हो जाती है, पर ऐसा जरूरी नहीं। और दूसरी बात, इसने कहा कि जैसे हम ए बी इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों नॉन जीरो होते हैं तब भी मैट्रिक्स 0 हो सकता है। एक जीरो मैट्रिक्स बनाने के लिए इट इज नॉट नेसेसरी कि किसी भी एक मैट्रिक्स को एक जीरो मैट्रिक्स होना पड़ेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर इसने कह दिया इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो मैट्रिक्स सच दैट ए बी इज इक्वल टू 0 देन ए एंड बी आर कॉल्ड द डिवाइजर्स ऑफ 0। डिवाइजर्स ऑफ 0 बेसिकली हमने जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर अगर हमारा कोई फंक्शन है, यहाँ पर हमारा डिवाइजर होता है, यहाँ पर क्वोशिएंट होता है और यहाँ पर जब हम उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर कुछ रिमाइंडर बचता है। डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर बचता है। रिमाइंडर ऑब्वियसली बात है, कुछ बचेगा नहीं इस केस में। हम क्वोशिएंट की बात करते हैं और डिवाइजर की बात करते हैं, तो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट हमारा डिविडेंट है। और अगर ये वाली चीज 0 हो जाए तो डिविडेंट का डिवाइजर क्या होगा, या तो ए मैट्रिक्स या बी मैट्रिक्स फॉर ए बी इक्वल टू 0। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये कंडीशन अप्लाई होती है। Next, if A and B are two matrices such that AB is equal to BA, then they are said to be commute of each other, and AB equal to minus BA, then they are said to be anti-commute of each other. Again, ये एक knowledge based thing, fact है, knowledge DGE sorry, है ना, fact है, याद रखो। Matrix multiplication is associative, हाँ obvious सी बात है, if ABC are conformable,
कन्फर्मेबल वाली बात आ गई। कन्फर्मेबल मतलब अगर ए एम क्रॉस एन है तो ये एन क्रॉस पी और ये पी क्रॉस क्यू है, तो उसे हम कन्फर्मेबल कहते हैं फॉर द प्रोडक्ट ए बी एंड बी सी। जैसे ए बी के लिए ये हो गया और बी सी के लिए ये हो गया, तो ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, ये वाली चीज हमेशा ट्रू बैठती है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पहली बात कंफर्मेबल होना जरूरी है, दूसरी बात क्योंकि एक लॉ है तो हम हमेशा लगा सकते हैं ये वाली चीज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना मैथ में, बस वही कर रहे हैं इधर भी। और ये वाली चीज इसने अगले पे भी लगा दी, ए सी प्लस बी सी, बी बाहर आ जाता तो उस पे भी लग जाती। नाउ नेक्स्ट है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए ऐसे कर लो, इज इक्वल टू ए ऐसे कर लो, और इसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं। पहली बात मतलब इससे क्या पता चल रहा है, ये वाली चीज ए क्यूब के बराबर है और ये वाली चीज भी ए क्यूब के बराबर है। तो बेसिकली कहने का मतलब है जब हम क्यूब निकालते हैं या हम हायर पावर्स निकालते हैं मैट्रिक्स की, सेम मैट्रिक्स की अगर हम हायर पावर्स निकालें तो देखो एम क्रॉस एन क्रॉस एम ऐसे टाइप के मैट्रिक्स हों, ठीक है, तो उसमें ये वाली कंडीशन एम और एन इक्वल होने पर ये ऑर्डर जो है ये सेम बैठता है। ओके, हम जनरली, मेरे मन में पर्सनली मुझे डाउट आता था जब हम पूछते थे, तो मैंने अपने सर से पूछा था तो उन्होंने ये बताया था कि हम यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात कर रहे हैं और उस केस में ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर लगता है, और इस चीज से उन्होंने वाकिफ कराया था मुझे, तो मुझे ये ऐसे याद रह गया। सो फॉर नोट फॉर यूनिट मैट्रिक्स कोई भी पावर ले लो यूनिट मैट्रिक्स की तो वो इक्वल हो जाता है। ओके, मतलब आई है तो आई इज इक्वल टू 1001 ऐसे है लेट से, तो आई की पावर 100 लिख लोगे तब भी वो 1001 ही होता है। स्पेशल मैट्रिक्स है, प्रॉपर्टी है। ओके, नेक्स्ट आता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट प्रोवाइडेड ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ओके, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, यानी कि अब इसने कह दिया कि ए की पावर n इज इक्वल टू ए और n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, फिर अगर हम ए से मल्टीप्लाई करें तो ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, पर ए स्क्वायर ए के बराबर है तो ये ए है, तो इसीलिए ए क्यूब भी ए है, सिमिलरली ए की पावर 4 भी ए है, और ऐसे करते करते ए की पावर n भी ए हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी इधर से आ जाती है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आइडेम्पोटेंट। आई डोंट थिंक मतलब कि ये ऐसे पूछेगा बहुत ही गिवन एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ऐसे नहीं पूछेगा वो आपको पहले डिफाइन करेगा कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, वो ब्रैकेट में लिख देते हैं जनरली। और अगर नहीं लिखें, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह के पेपर्स में होता है उसमें नहीं लिखते हैं कि ये क्या है ये क्या है, तो उसके लिए याद भी रख सकते हैं। बाकी यार क्या कहें, है ना, मेरे हिसाब से ये पूछा नहीं जाता, पता नहीं बाकी, है ना। डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज 0 और 1, ये डिफाइन कर दी जाती हैं चीजें, पर अगर याद रहे तो सिंपल रहता है, थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ हमें चीजें पता है। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज 0 और 1। डिटरमिनेंट की हमने बात नहीं की है, पर मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक आता होगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाता है, तो ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर मैं के मान लूं तो ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट हम डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, तो ये के स्क्वायर इज इक्वल टू के वाली कंडीशन है, तो के स्क्वायर माइनस के 0 हो जाता है, तो के 0 भी आ सकता है और के 1 भी हो सकता है, तो इसीलिए डिटरमिनेंट आइदर 0 और 1। इफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल, इन्वर्टिबिलिटी की कंडीशन नहीं है, देन इट्स इनवर्स विल बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेसिकली इन्वर्टिबिलिटी की जैसे जैसे कंडीशन आएगी तब हम वापस भी आ सकते हैं इस पे, पर आपको ऑटोमेटिकली तब समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो ए की पावर k प्लस 1, यहाँ पर ध्यान दें, ए की पावर k प्लस 1 अगर a है, यानी कि a की पावर k इंटू ए अगर a है, ये सेटिस्फाई करता है, तो ये एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है। अगर आपने थोड़ा सा फंक्शन पढ़ा है तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी, अगर एफ ऑफ एक्स होता है तो हमें टी को कहते हैं ना मैट्रिक्स, तो उसी तरीके से सोचो, यहाँ पर a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a है, ये एक तरह से एफ ऑफ एक्स की तरह काम कर रहा है और ये k प्लस एक्स की तरह काम कर रहा है, तो k मेरा पीरियड होगा। एक क्यों छूट रहा है, वो इसलिए छूट रहा है कि ये और ये ऐसे आते हैं जैसे इसमें x और x आ जाते हैं,
ऐसे मतलब ये तो वैसे लपेबाजी है, कुछ नहीं है ना, ऐसे याद रख सकते हैं। मैं इसलिए मैंने ऐसे याद रखा है, इसलिए मैं बोलता हूँ ऐसे याद रख लो। So the period of matrix has a least value of k for which this relation a की power k plus 1 is equal to a holds true. Note that the period of an idempotent matrix, देखो idempotent matrix में a square is equal to a आता है, तो a into 1 plus 1 is equal to a आ जाता है, तो इसका पीरियड क्या आ जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा 1। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो इसका पीरियड 1 हो जाता है। सिंपल। नेक्स्ट आता है नील पोटेंट मैट्रिक्स। तो द मैट्रिक्स इज सेड टू बी नील पोटेंट ऑफ मैट्रिक्स इफ ए की पावर m इज इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड दैट ए की पावर m माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, और उसमें हम a इंटू ए की पावर m माइनस 1 कर दें तो वो 0 आ जाए, या मतलब a की पावर m बेसिकली 0 आ जाए। ये मेरी कंडीशन है नील पोटेंसी की, नील पोटेंट मैट्रिक्स की। ओके, ये 2-4 मैट्रिक्स हैं जो याद रखने थे। a की पावर m माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। देखो ऑब्वियस सी बात है, अब देखो अगर मैं इसको कंसीडर करूं, लेट से मैं इसे a की पावर m माइनस 1 को 0 कंसीडर कर लेता हूं, तो a की पावर m होगा 0 से हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही देगा, तो a की पावर m भी 0 होगा, ऐसे a की पावर m प्लस 1 भी 0 होगा। तो इससे हम कुछ नहीं कह सकते कि a की पावर m माइनस 2 भी 0 हो सकता था, तो इससे हम कुछ रिलेशन नहीं निकाल पाए। बट इसने जैसे ही वो जस्टिफाई कर दिया कि a की पावर m माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तब मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि इसका मतलब है अगर a की पावर m 0 हो गया तो वो एक नील पोटेंट मैट्रिक्स हो गया, और इसका इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी भी होता है, इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी होता है m। ओके, ये होता है। नाउ नेक्स्ट है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, जिसमें a स्क्वायर इज इक्वल टू i आ जाए। a स्क्वायर तो हमने निकालना, a का मल्टीप्लीकेशन जब हम a के साथ करेंगे तो वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो जाता है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आ जाए, यानी कि ए इक्वल टू ए इनवर्स हो जाए। जब हम इनवर्स की बात कर लेंगे तब ये और क्लियर हो जाएगा, पर हमने एक बार इनवर्स निकालने का तरीका जब सीख लेंगे तब वैसे डायरेक्टली है, पर इनवर्स होता है मतलब एक तरह से जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ए स्क्वायर 1 है तो ए इक्वल टू 1 बाई ए इनवर्स होता है, पर ए इनवर्स 1 बाई ए इनवर्स 1 बाई नहीं होता है। ये एक चीज है जो ख्याल में रखें। इसके बाद if a and b are square matrix is such that ab is equal to ba, then a plus b की पावर n can expand as binomial expansion। binomial पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आ जाएगा जल्दी जल्दी रिवीजन चेकलिस्ट में, वो भी आएगा, है ना। इस चीज का ध्यान रखें, ये वाली इंपॉर्टेंट चीज है। if ab is equal to ba, ठीक है, then this can expand as a binomial expansion। ठीक है, इस पे IIT-JEE 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, एडवांस में आया हुआ है इस पे क्वेश्चन। इस पे बायनोमियल में कैसे कन्वर्ट करना है, और फिर उसके बाद एक्सपेंशन है ना। 19 में भी आया हुआ है, और वो 2019 मेन में रिपीट हुआ है एक पेपर में, किसी एक में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आता है भैया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज है इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, मतलब अगर 1 2 3 4 ऐसे है तो इसका इसका ट्रांसपोज, इसको ए ट्रांसपोज ऐसे डिनोट करते हैं, ए डैश से डिनोट करते हैं। दो तरीके हैं इसको डिनोट करने के। इज इक्वल टू आई जे को जे आई से रिप्लेस कर दिया उसने, ठीक है, और फिर आई और जे, ऑर्डर ऑब्वियसली चेंज हो गया ना, ऑर्डर चेंज हो गया। जब आपने रो को कॉलम से रिप्लेस कर दिया, कॉलम को रो से रिप्लेस कर दिया, तो नंबर भी तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं, इसको समझने के लिए 5 6 भी इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, तो ये 1 2 5 बन जाएगी, और जो कॉलम है वो रो बन जाएगी, तो 1 3 बन जाएगा, 2 4 बन जाएगा, और 5 6 बन जाएगा। तो ये मेरा ओके रिक्वायर्ड हो जाएगा ट्रांसपोज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में, इफ ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज डिनोट ट्रांसपोज ऑफ ए एंड बी, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, प्रोवाइडेड दैट ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर। ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है, ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर ए बी, मतलब ए बी एग्जिस्ट, सिंपल सी बात है, ए बी को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, तब मैं कह सकता हूँ कि ए बी ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये दिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, तो कुछ इंपॉर्टेंस होगी इसकी। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आ जाता है, के टाइम्स ए ट्रांसपोज, के एक स्केलर है, बाहर आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली ये तो हर एक से मल्टीप्लाइड है, तो हर एक से मल्टीप्लाइड है, तो वो इधर से भी उतना ही सिमेट्रिक है और इधर से भी उतना ही सिमेट्रिक है, तो वो ऑटोमेटिकली वैसे भी बाहर आता था तो अब भी बाहर आ जाएगा। इन जनरल इसे रिवर्सल लॉ कहते हैं, कि ट्रांसपोज करेंगे तो वो उल्टा होके होके आता रहेगा, अपने आप आता रहेगा वो। ये सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, है ना, और इस पे एडवांस में मल्टीपल चॉइस करेक्ट में एक ऑप्शन चेक करने को आ सकता है,
बहुत बार आया हुआ है, तो इस बार भी क्या पता आ जाए। ओके, तो ए आई जे अगर ए जे आई के बराबर है, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, बेसिकली अगर मैं ए ट्रांसपोज को ए के बराबर कर दूं तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, और अगर मैं ए ट्रांसपोज को माइनस ए के बराबर कर दूं तो उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, ये कंडीशन होती है, इसको यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको यूज करना आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में आएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग जब अप्रोच हम सीखेंगे तब आएगा, बहुत अच्छा यूज होता है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटा सा दिखने में बहुत ही छोटा है, थोड़ा सा हम आगे भी जैसे हम थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएंगे, किसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कैसे लिख सकते हैं, जब हम वो चीज को इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड है, तब भी आपको ये बात समझाई जाएगी। और आई थिंक इस पेज पे भी समझाते हैं। चलिए, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमने बात की कि ऑपोजिट एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं स्क्यू सिमेट्रिक में ऑपोजिट एलिमेंट्स है, तो डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। ये कैसे आया समझेंगे, रुको ध्यान से देखना। कोई भी मैट्रिक्स देखते हैं, लेट्स से A11 जनरलाइज करते हैं 2 क्रॉस 2 के लिए, सॉरी 2 1 लिखना था, यहाँ पर A22 आ जाएगा। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज लिखूं तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए, देखो A11 एज इट इज, A12 इधर आ जाएगा, A21 इधर आ जाएगा और A22 इधर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज माइनस ए होना चाहिए, माइनस ए होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। तो ये A11 A12 A21 और A22 आ जाता है, राइट। ये दोनों चीजें बराबर हैं, बस एक माइनस साइन है, माइनस एक स्केलर ए से अंदर ले जाते हैं, ये माइनस 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 और माइनस। अब मैं कह सकता हूं क्या इससे कि A11 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A11, यानी कि ट्वाइस ऑफ A11 0 है, यानी कि A11 0 है। सिमिलरली A22 भी 0 है। मतलब क्योंकि डायगोनल एलिमेंट चेंज ही नहीं होते हैं, जब भी हम ट्रांसपोज करेंगे तो उसका नेगेटिव साइन जब इंट्रोड्यूस होगा ऑड ऑर्डर के मैट्रिक्स में, डायगोनल, ऐसा ऑड ऑर्डर वाली बात जरूरी नहीं है, पर हमें ये दिख गया कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल आर टू हैव टू बी इक्वल टू 0। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसके डायगोनल एलिमेंट को 0 होना पड़ेगा। तो डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, but if the diagonal elements are 0 then that won't imply कि the matrix is skew symmetric। ये एक important point है, but not the converse। मतलब diagonal elements of a skew symmetric matrix are 0, but अगर जरूर देखो सीधी सी बात है, अगर हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल 0 होंगे, पर अगर उसके डायगोनल 0 पर अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें नहीं दिया गया है, पर अगर हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल 0 है, दैट वोंट इम्प्लाई कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बेसिकली बहुत कंफ्यूजन हो गया, सिंपल सा समझना। देखो अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, पर अगर डायगोनल एलिमेंट 0 हैं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, वो जरूरी नहीं है। ठीक है, बेसिकली ये कहने का मतलब था, फालतू में 20 सेकंड ज्यादा कंफ्यूज कर लिया। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड ए इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ये प्रूव करते हैं ना। देखो इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो हमने पढ़ा था कि इस किसी भी और इसको हम एक मैट्रिक्स x मान लेते हैं, तो x हैज टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो x ट्रांसपोज को मैं x वापस लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इस वाली चीज का ट्रांसपोज लिखूं तो a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिखूं तो वो हो जाएगा a ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी कि a, और ये ऑटोमेटिकली x है, तो ये चीज ट्रू हो जाती है। पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में थोड़ा सा जोल है, इसको हम y ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू a माइनस ए ट्रांसपोज है, तो y ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, a ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये वाली चीज a है तो वो आ जाएगा a ट्रांसपोज माइनस ए। अब a ट्रांसपोज माइनस ए जो है वो a माइनस ए ट्रांसपोज का नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पर y ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस वाई आ जाता है, इसीलिए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब जब भी हमें कभी भी बोले कि वो चेक सिमेट्रिक है कि चेक स्क्यू सिमेट्रिक है, जो कि मैं बोल रहा था एमसीक्यू करेक्ट में आता है, ठीक है, तब हम सिंपली करेंगे, हम उस मैट्रिक्स को कुछ लेट कर लेंगे और उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। जैसे ही हम ट्रांसपोज निकालेंगे फिर हम चेक करेंगे कि उसका है भी कोई रिलेशन की नहीं।
ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिलेशन ही ना आए, हो सकता है ना ही वो सिमेट्रिक हो ना ही स्क्यू सिमेट्रिक हो, वो कुछ और ही आ जाए, ठीक है। बट अगर उसने पूछा होगा ऑप्शंस में तो जनरली कोई एक तो आना ही है। A ट्रांसपोज A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल इज अ सिमेट्रिक एंड दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। अब as the sum of two skew symmetric matrix is a symmetric and sum of two skew symmetric is also a skew symmetric। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर A ट्रांसपोज A है और B ट्रांसपोज B है, तो अगर हम सम करें तो A प्लस B अगर हम चेक करें और इसका ट्रांसपोज करें तो वो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज आ जाएगा, और वो A ट्रांसपोज A है, B ट्रांसपोज B है, तो A प्लस B आ जाएगा। तो A प्लस B अगर ये A प्लस B अगर मेरा Y था तो Y ट्रांसपोज Y आ जाता है। इसका मतलब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और सिमिलरली हम स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। If A and B are skew symmetric, then A plus and this is a symmetric matrix and this is skew symmetric matrix। इसको करते हैं प्रूव। देखो A एंड B सिमेट्रिक है, तो यानी कि A ट्रांसपोज A है और B ट्रांसपोज B है। अब मुझे AB माइनस BA को लिए चेक करना है, इसको मैं X मैट्रिक्स कंसीडर करता हूँ। तो अगर मैं X का ट्रांसपोज निकालूं तो वो हो जाएगा AB माइनस BA का ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज तो इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज। अब इसको इधर देखते हैं, AB का ट्रांसपोज क्या होता है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ से, और BA का ट्रांसपोज होता है A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज ट्रांसपोज तो वो इक्वल है, तो BA माइनस AB आ जाता है, और ये एक माइनस साइन के साथ AB माइनस BA आता है। AB माइनस BA मेरा x था, तो ये माइनस x आता है। तो बेसिकली मैं x ट्रांसपोज से मूव किया माइनस x की तरफ, तो यहाँ पर x ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस x आ जाता है। इसका मतलब x इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो AB माइनस BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गया होगा, आया ना? ठीक है, ऐसे ही होगा। यहाँ पर हमने ये वाले सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है, ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स को हम हाफ ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह प्रूव करते हैं। सिमेट्रिक पार्ट होता है A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2, और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है A माइनस A ट्रांसपोज बाय 2। ओके, तो बेसिकली हम किसी भी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये 2 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। ओके, सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। बट ये प्रोसेस समझ आना चाहिए कि जो चीज हमें कंसीडर करनी है उसे हम एक्स, जो चीज हमें फाइंड करनी है कि सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है, उसे एक्स लेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे और चेक करेंगे कि वो प्लस में ही आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। माइनस में आ रहा है तो स्क्यू सिमेट्रिक है, प्लस में आ रहा है तो सिमेट्रिक है। सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसका भी आया था जब को सवाल, तो उसमें डिफाइन तो कर दिया था ऑर्थोगोनल है, पर कल को करेंगे नहीं करेंगे उसका कोई पता नहीं लगता। हम कहते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, इसके लिए अब हम प्रॉपर्टीज ढूंढते हैं। देखो लेट्स से मेरा ऑर्थोगोनल 3x3 के लिए करते हैं इसे प्रूव, प्रूव नहीं प्रॉपर्टीज देखेंगे, ये तो एक प्रूव्ड कॉन्सेप्ट है ना, तो प्रॉपर्टीज देखते हैं। लेट्स से मेरा ऐसे एलिमेंट्स है, ओके, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं ना इसकी। 3x3 के लिए हम बात कर रहे हैं, ओके। सबसे पहले इसने कहा कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ प्लस माइनस 1। देखो थोड़ा सा डिटर्मिनेंट लगेगा पर समझ लेंगे। देखो इसका अगर ट्रांसपोज देखें, इसका अगर डिटर्मिनेंट देखें सॉरी, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई 1 होता है। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी से लिखा जा सकता है कि मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन है तो ये कर सकते हैं। और डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स का किसी भी डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का, तो उसका डिटर्मिनेंट पे कोई फैक्टर नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे रो से भी होता है डिटर्मिनेंट और कॉलम से भी होता है, तो वो एनी हाउ क्योंकि सिमेट्री है सिस्टम में तो वो कंसिडर ऐसे ही रहेगा। तो ये बेसिकली ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर 1 लिखा है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए या तो 1 होगा या -1 होगा, तो इसीलिए दिस इज प्लस माइनस 1। Hence ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑलवेज इन्वर्टिबल। ए ट्रांसपोज आई है तो ये है, तो ए इनवर्स अगर कंसीडर करें तो वो ए ट्रांसपोज होता है। अब हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं एक और। देखो इसका ट्रांसपोज देखेंगे तो वो ए बी सी आ जाएगा, यहाँ पर डी ई एफ आ जाएगा, और यहाँ पर ए बी सी डी एफ जी एच आई आ जाएगा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करके एक फाइनल मैट्रिक्स ढूंढते हैं और उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वेट करेंगे। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ओके, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, यहाँ से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर यहाँ पर आ जाएगा ए डी बी ई सी एफ, ठीक है। उससे हमें मतलब वो सिमेट्री नहीं देगा, ए डी बी सी
BE और CF, फिर उसके बाद AG BH और CI आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर AD आ जाएगा, और यहाँ पर जो आएगा, अब यहाँ पर देखना D² प्लस E² प्लस F² आएगा, और इसी सिस्टम से देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर आ रहे हैं, तो यहाँ पर G² प्लस H² प्लस I² आएगा। तो इसमें हम एक चीज याद रख सकते हैं कि A² प्लस B² प्लस C² इज इक्वल टू 1 आया, D² प्लस E² प्लस F² इज इक्वल टू 1 आ रहा है, और G² प्लस H² प्लस I² ये 1 आ रहा है। तो मतलब अगर मुझे कोई किसी मैट्रिक्स को कभी ऑर्थोगोनल चेक करना है, तो मैं उसके किसी एक रो के एलिमेंट्स का स्क्वायर करके चेक करूंगा, ठीक है, या उसके ट्रांसपोज का किसी रो को या कॉलम को चेक करेंगे। अगर रो को मैं रो के एलिमेंट्स को स्क्वायर करके ऐड करूं, तो सिग्मा ऑफ A² कंसीडर कर लेते हैं, वो 1 आना चाहिए। और कॉलम के साथ या कॉलम रो या कॉलम के लिए ये कंडीशन किसी में भी अप्लाई हो जाएगी, तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, प्रोवाइडेड कि वो हर एक रो के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट, ये एक कंडीशन थी। वैसे तो कभी पूछेगा नहीं, पर ऐसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, A ट्रांसपोज आई है, तो इसे कैसे सॉल्व करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ऑर्थोगोनल है, क्योंकि कई बार अगर हमारे पास A ट्रांसपोज आई है, तो ये चीज आई थिंक गेट में भी आई हुई है कुछ साल पहले ना, गेट एग्जाम जो होता है ग्रेजुएशन के बाद होता है, ठीक है, उसमें आया हुआ है, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, मैंने कुछ दिन पहले किया था तब ध्यान है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो अगर A इज इक्वल टू दिस, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड लेट द मैट्रिक्स फाउंड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ AIJ एंड डिटरमिनेंट इज दिस, देन एडजॉइंट इज दिस। बहुत सारा सामान लिख दिया इसने एक साथ, सिंपल सा सोचना है। देखो मैट्रिक्स दिया गया है, मैट्रिक्स है, सबसे पहले हम कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर मतलब किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर होता है, पर्टिकुलरली कोफैक्टर किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। मतलब ये अगर ऐसा कुछ मैट्रिक्स है, मैं इसे थोड़ा सिंपल करके लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे कोफैक्टर देखना है, तो कोफैक्टर जो है उसे मैं CIJ से डिनोट करता हूँ, क्योंकि एलिमेंट की प्रॉपर्टी, तो एलिमेंट की पोजीशन देखनी पड़ेगी, इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J, ठीक है, और डिटर्मिनेंट एसोसिएटेड विद दैट एलिमेंट। लेट से मुझे A का निकालना है, तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ IJ लिख लेता हूं मैं उसे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। तो CIJ, लेट से मुझे CA11 यानी कि A का मुझे कोफैक्टर निकालना है, तो -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू, इसको छुपा दो, इसके रो और इसके कॉलम को छुपा दो, और जो बचा डिटर्मिनेंट वो यहाँ लिख दो, EFHI, ओके। तो ये आ जाता है EI माइनस HF, दिस इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे हम जब हर एक एलिमेंट के लिए लिख लेंगे, जैसे यहाँ पर A है तो यहाँ पर EI माइनस HF लिख लिया, B के लिए वहां पर माइनस साइन के साथ DI माइनस GF लिख लिया, एंड सो ऑन, ऐसे लिखते गए, तो हमारे पास है तो ये एलिमेंट ही, तो एक मैट्रिक्स अपने आप बन जाएगा, जिसे हम बोलेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A या C ऑफ A, ठीक है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगा C11 C12 C13 C21 C22 C23 और C31 C32 C33। अब एडजॉइंट क्या है? एडजॉइंट इसी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ऑफ मैट्रिक्स ऑफ A का ट्रांसपोज है, और कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो C11 C12 C13 C21 C22 C33 C31 C32 C33 ये अपना बन जाता है एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। एडजॉइंट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और इसी से हम एक नई प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करते हैं जो डिटर्मिनेंट में बहुत काम आती है। इससे ऑब्जेक्टिव बनता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आप बोर्ड के क्वेश्चन उठाएंगे उसमें भी आपको मिल जाएगा, A टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। ये प्रॉपर्टी होती है, ये याद रखें। अगर मैं इसमें दोनों साइड डिटर्मिनेंट लूं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A I और इंटायर का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A एज इट इज है, पर यहां से ये डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n बनेगा। क्यों बनेगा, इसको समझने की कोशिश करें। देखो डिटर्मिनेंट A इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर है, तो जब इसे I के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक स्केलर मैट्रिक्स बनेगा, पहली बात, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स कैसा बनेगा, वो बनेगा ऐसा कुछ,
ठीक है, वो ऐसा कुछ मैट्रिक्स बनेगा। अब मैं इसका भी डिटर्मिनेंट लूंगा, तो इस रो से मैं k कॉमन लूंगा, इस रो से भी मैं k कॉमन लूंगा, और इस रो से भी मैं k कॉमन लूंगा, और वो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनेगा, जो कि 1 होता है। तो ये k क्यूब बन गया। और अगर ऐसे n रोज होते, मतलब n ऑर्डर का ये मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स होता, अगर ये n ऑर्डर का मैट्रिक्स होता, तो इससे n बार k बाहर निकलता। जैसे यहाँ पर 3 ऑर्डर 3 क्रॉस 3 था, तो यहाँ पे 3 बार निकला, तो n क्रॉस n था, तो n बार निकलेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट a की पावर n हो गया, तो एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट हो जाएगा a की पावर, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से एसोसिएटेड एक और प्रॉपर्टी है, अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, उसको सॉल्व करते हैं, उसको भी ट्राई कर लेते हैं ना, वो भी आया हुआ है। कैसे आया है ये देखो, एडजॉइंट ऑफ ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ओके, लेट्स से मैं ए को मैं एडजॉइंट ऑफ सम बी लिख लूं। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी रेज टू द पावर n-1। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी में रिलेशन मिल गया। ओके, तो मैं इसमें ऐसे रिलेशन लिख सकता हूँ, एडजॉइंट ऑफ बी टाइम्स एडजॉइंट ऑफ बी। ये टेस्ट सीरीज के पेपर में मिल जाएगा आपको। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी की पावर n-1 इंटू आई आ जाता है। यहां तक सब ठीक है। ये एक स्केलर है पहली बार जो मल्टीप्लाई हुआ है। अब मैं दोनों साइड डिटर्मिनेंट लूं, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा। अच्छा, तो ये b की पावर n-1 इंटू आई आ जाता है, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ b आ जाता है। मैंने a को एडजॉइंट ऑफ b किया, ठीक है, तो ये b की पावर n-1 एज इट इज बच गया। अच्छा, ये वाली चीज क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ b है, डिटर्मिनेंट ऑफ b की पावर n-1, ये और ये हो जाते हैं। अच्छा, ये डायरेक्टली कैंसिल भी नहीं हो सकते ना, डिटर्मिनेंट ऑफ b की पावर n-1 आई है, मैं गलत करने लग गया था अभी थोड़ा सा। इसको ऐसे लिख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ b की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ b लिख लिए, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ b की पावर n-1 रेज टू द पावर 3 आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से 3 बार ही बाहर निकलेगा तो 3 आएगा। तो यहाँ से n-1 एक बार ही कटेगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ b इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ b की पावर n-1 का स्क्वायर हो जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो यहाँ से डिड्यूस हो रही है। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। तो बेसिकली सारी फसाद की जड़ ये वाली चीज है, और इसी से हमने दो रिजल्ट लिखे कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, और डिटर्मिनेंट ऑफ ये वाली जो आती है वो प्रॉपर्टी हमारी यहाँ से आ जाती है। नेक्स्ट है, अगर स्क्वायर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन ये कंडीशन हमने देखी, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज एडजॉइंट ऑफ बी। देखो रिवर्सल लॉ यहाँ पर भी, और k की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ ए। ये k की पावर n-1 कैसे आ रहा है, इसको हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिटर्मिनेंट ऑफ k का क्यूब आता है, वो यहाँ से k स्केलर कैंसिल होके आया, तो वो वहाँ पे स्क्वायर बनेगा, यानी कि एक कम पावर बनेगी, एक के यहाँ से कैंसिल होते होते हटेगा। राइट है। नेक्स्ट आता है भाई इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, दो तरीके होते हैं। एक हम एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है, और दूसरा होता है एडजॉइंट वाला मेथड। एडजॉइंट वाला मेथड बहुत काम का होता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन बोर्ड में आता है। एलिमेंट्री ऑपरेशन बोर्ड में आता है, इसका बाद में करते हैं, पहले हम जेई वाला कर लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी है, देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं ए बी इज इक्वल टू आई लिखूं, तो अगर मैं प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ठीक है, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स या प्री मल्टीप्लाई बाय समथिंग, तो यहाँ पर b इज इक्वल टू ए इनवर्स आ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए इनवर्स और यहाँ पर ए इनवर्स ऐसे आया होगा, ये वाली चीज आई बना गया होगा, तो b इज इक्वल टू ए इनवर्स आ जाता है। ओके, तो ये हमारा इनवर्स ऑफ ए होता है, यानी कि ये इनवर्स ऐसे निकाला जाता है। बेसिकली इसे प्रूव करते हैं कैसे आया। देखो, मुझे ए इनवर्स निकालना है, तो ऐसा करा इसने, एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई।
तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, यहाँ से आया ये। अगर मैं प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स कर दूं बोथ साइड, तो वो एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू आई, तो a इनवर्स ही आ जाएगा, और ये तो स्केलर है तो वो डिवाइड में चला जा सकता है डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो a इनवर्स होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a अपॉन सॉरी एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट a। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो कि याद रख लेना होता है। आया कहाँ से? यहाँ से आया भाई, यहाँ से आया, ठीक है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टिबल इज डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियसली बात है 0 होगा तो ये वाली चीज कंसीडर, ये वाली चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इसको एग्जिस्ट करने के लिए, यानी कि इसको इन्वर्टिबल होने के लिए, इन्वर्टिबिलिटी यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए, इसको डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 यानी कि ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए। इसी बीच हम सिंगुलर मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। जिस मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 0 हो जाए उसे हम सिंगुलर कहते हैं, और नॉन सिंगुलर जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। किसी भी मैट्रिक्स ए को हम नॉन सिंगुलर कहेंगे जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, और अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है तो उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन इसमें भी रिवर्सल लॉ अप्लाई करता है। रिवर्सल लॉ जो ट्रांसपोज में अप्लाई करता था वो इसमें भी अप्लाई करता है। और इसी के साथ इफ A is an invertible matrix then A transpose is also invertible। A transpose का इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स का ट्रांसपोज। ये एक प्रॉपर्टी जो याद रखनी है। इफ A is invertible then A इनवर्स का इनवर्स इज वापस से एंड A की पावर K इनवर्स, K बाहर आ जाता है, K ऑब्वियसली एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। सम प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग दिस। ये है हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्राइटेरिया फॉर कंसिस्टेंसी, जिसे हम बोलते हैं गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है, ये हमारा बोर्ड में आता है। दिस इज, अब ये सारी चीजें बोर्ड रेलिवेंट हो जाती हैं, सीबीएसई बोर्ड में आता है ये चीजें। ठीक है, ये कभी मतलब या आप इसे क्रेमर रूल से करते हैं, और ये डिटर्मिनेंट का पार्ट है। हम इस टाइम पे मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो क्रेमर रूल अभी के लिए बाहर करते हैं थोड़ी देर के लिए, और सीबीएसई बोर्ड वाले तरीके से जाते हैं। देखिए, हम इस वाली चीज को कैसे लिख सकते हैं? एक सिस्टम है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। इसको a11 और d1 का दो। सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, और ऐसे ही d3 a3x प्लस b3y प्लस c3z कर दें। अब इस वाली चीज को, ये एक्चुअल में किसी मैट्रिक्स, किसी सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन टाइप का कुछ बना होगा। वो कैसे बना? जब आपने इसके इंडिविजुअल कोफिशिएंट्स को a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3 जब ये थे, देखो है क्या ये एक्चुअल में? ये एक तरह का मैट्रिक्स है जो कि है एक 3x1, क्योंकि कॉलम एक ही है ना, तो 3x1 है तो 3x3 होना चाहिए, और यहाँ से 3x1 होना चाहिए, यानी कि ये कुछ इस तरीके से आएगा इंटू xyz इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू d1 d2 d3, क्योंकि मुझे आउटपुट में भी एक 3x1 मैट्रिक्स चाहिए, ये भी एक 3x1 मैट्रिक्स है, राइट। तो इस तरीके से हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जब हम कोफिशिएंट्स के हिसाब से एक मैट्रिक्स देखें तो उस मैट्रिक्स को लेट से मैं A अज्यूम कर लूं, और ये वेरिएबल मैट्रिक्स को मैं X अज्यूम कर लूं इज इक्वल टू B है, तो X को मैं A इनवर्स B लिख सकता हूं क्या? तो ये दोनों लाइनें लिखनी होती हैं इधर, एक नंबर इसका मिलता है, आधा नंबर, ठीक है। X इज इक्वल टू A इनवर्स B। नाउ A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। एडजॉइंट निकालने का तरीका, हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है और उसका ट्रांसपोज कर देना है ना। और डिटर्मिनेंट ऑफ A तो हम निकाल ही सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हमें एलिमेंट्स नोन है तो डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ये वाली जो कंडीशन लगाते हैं AX इज इक्वल टू B, X इज इक्वल टू A इनवर्स B, ठीक है। ये ऐसा मत करना कि AX इज इक्वल टू या B A, ऐसे लिख लो कि X इज इक्वल टू B तो X इज इक्वल टू A इनवर्स B, ये गलत होता है ना। अगर आप x इज इक्वल टू b लिख रहे हो तो x इज इक्वल टू बी ए इनवर्स होता है। हमें पोस्ट मल्टीप्लाई और प्री मल्टीप्लाई वाली कंडीशन होती है ना। ये देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स किया, तो हमने ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर हम ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू बी ए इनवर्स आ जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और यहाँ पर हमारी कंडीशन मिल जाती है। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है,
not equal to 0 तो system consistent having a unique solution. Determinant of a not equal to 0 adjoint of a into b, adjoint of a into b. अब देखो 0 by 0 फॉर्म बनती है लेट्स से, ठीक है, अगर ये दोनों ही 0 हो गए, ठीक है, और ये भी एक 0 है, तो यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन, यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन आते हैं, ठीक है। इसको हम क्रेमर रूल पढ़ेंगे जब, तब और क्लियर होगा। और अगर ये नॉट 0 है तो ये नो सोल्यूशन आता है, क्योंकि ये नॉन 0 बाय 0 वाली फॉर्मेट है और इसमें तो कोई सोल्यूशन आता ही नहीं। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक लिमिट काइंड ऑफ सिस्टम एज्यूम कर सकते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू टाइम्स बी इज इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे कि ये एक नल मैट्रिक्स है, मतलब हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन है, यानी कि 0 0 0 मेरा सिस्टम का सोल्यूशन है। पर अगर ये नल मैट्रिक्स भी नहीं हो तो यहाँ पर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, और डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन एग्जिस्ट करती है। तो बेसिकली ये बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। जब प्रैक्टिस करेंगे ना, इसकी प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस सेशन में, तब हम इसे देख लेंगे। ओके, इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें कुछ नहीं करना होता। ये मैट्रिक्स है ना, ए मैट्रिक्स को हम ए टाइम्स आई लिखेंगे और हम इधर आई लाने की कोशिश करेंगे, और इधर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लग रहे होंगे, ठीक है, वो इस तरीके से लग रहे होंगे। अच्छा, इसको आई ए लिखो ना, सॉरी है ना। फिर आई में सारे ट्रांसफॉर्मेशन लग रहे हैं कि वो ए इनवर्स ए बनेगा, ठीक है। ये कुछ बी मैट्रिक्स इंटू ए बनेगा। जब ए बी ए इक्वल टू आई आ जाएगा तो बी को मैं ए इनवर्स ट्रीट कर सकता हूँ, तो वो ए इनवर्स की तरह बिहेव करेगा, जैसे कि यहाँ पर किया है। पहले ये ऐसे एज्यूम किया ए इज इक्वल टू आई ए करके, फिर इसने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, ट्रांसफॉर्मेशन रो टू का जो एलिमेंट है उसको रो टू प्लस रो वन कर लिया ताकि यहाँ पर 0 बने। अब यहाँ पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है इस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा सिनेरियो बनना चाहिए। तो इसको चलने का एक सिस्टम होता है जिससे क्वेश्चन जल्दी होता है सॉल्व, वो होता है एक डब्ल्यू टाइप की शेप। आप ऐसे चलें, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड मैट्रिक्स में आप ऐसे चलें, फिर उसके बाद इधर चलें, फिर इधर चलें। सॉरी, ये क्यों, ये वाला क्यों लग गया है ना, ठीक है। ये ऐसे चलें, फिर इसके बाद ऐसे चलें, ठीक है। तो ये ऑर्डर होता है, मतलब आप पहले आप यहाँ वाले सारे एलिमेंट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप इसको 0 बनाएंगे, या 1 0 या 1 बनेगा ना, ये इसको 1 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे, 0 बनाएंगे, 0 बनाएंगे। अच्छा, इसको 1 ही रहना है, इसको 0 बनाएंगे और इसको 0 बनाएंगे। तो ये एक डब्ल्यू टाइप का ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। ये फॉलो करने से मैट्रिक्स का इनवर्स फास्ट निकलेगा, ठीक है। कॉलम ऑपरेशन, रो ऑपरेशन तो आप लोग अपने स्कूल में पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। दिस इज अ बोर्ड ओरिएंटेड थिंग, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही, गुड बाय, सिया। काफी मतलब लंबा था, इजी चैप्टर पर थोड़ा सा मतलब नॉलेज बेस्ड चैप्टर है, तो आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से कर लिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन बाय।